नमस्कार मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं अमन तिवारी आप सबके लिए लेकर आ गया हूँ हिंदी की पाठशाला और आप देख रहे हैं वर्णमाला भाग 4। बच्चों, इससे पहले मैं वर्णमाला का भाग 1, वर्णमाला का भाग 2, वर्णमाला का भाग 3 ये 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ वर्णमाला के। और उससे पहले हिंदी भाषा के विकास के जो वीडियो थे 4 वो मैं अपलोड कर चुका हूँ 4 पार्ट्स में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जल्दी से प्लेलिस्ट में जाइए हमारे चैनल की और वो सारे वीडियो चरणबद्ध तरीके से देखिए, ताकि आपकी हिंदी, आपकी मातृभाषा और आपकी एग्ज़ाम में आने वाली भाषा मजबूत हो सके और उसमें आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। मित्रों, कल पूर्णिमा है और कल होली का पर्व है। परसों हम लोग 2 दिन तक, परसों और उसके दिन अगले दिन तक रंग खेलेंगे, क्योंकि इस बार पड़वा का जो पर्व है वो 2 बार पड़ रहा है, 2 दिन पड़ रहा है। तो हो सकता है कि इन 2 दिन तक मेरी वीडियोस नहीं आ पहुंच पाए आप तक, लेकिन उसके तुरंत बाद आप तक क्रमवार तरीके से मेरी वीडियोस पहुंचती रहेंगी और संपूर्ण हिंदी को हम मिलकर ख़त्म करेंगे। जब ठान लिया है तो करके रहेंगे। आपकी परीक्षा अच्छे अंकों से पास हो, इसके लिए CFS कोचिंग संस्थान पूरी तैयारी कर रहा है और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। अब बस देर है तो आपके साथ चलने की। चलिए, आप हिंदी वर्णमाला की 3 वीडियोस देख चुके हैं और चौथी वीडियो जो है ये आज मैं अपलोड कर रहा हूँ। बच्चों, पिछली कक्षाओं में हमने वर्णमाला में सीखा कि वर्ड किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है और वर्णमाला के जो 3 भाग हैं जैसे स्वर, अयोगवाह और व्यंजन, इनमें से स्वर को हमने बहुत अच्छे तरीके से खत्म किया तथा अयोगवाह और व्यंजन के सामान्य परिचय को हमने बहुत अच्छे से खत्म किया। आज हम व्यंजनों का जो परीक्षाओं में पूछा जाने वाला, ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाने वाला वर्गीकरण है उस पर बात करने वाले हैं। तो आप ध्यान से इस वीडियो में बने रहिए और अंत तक वीडियो जरूर देखिए। अपने साथियों में, अपने दोस्तों में, अपने परिवार के लोगों में ये वीडियो शेयर कर दीजिए जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कल की परीक्षा में, कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अयोगवाह क्या होता है। उसके बाद हमने व्यंजन देखा कि व्यंजन क्या होता है, व्यंजन कितने प्रकार के हैं और व्यंजनों को किस तरीके से लिखना चाहिए और उनमें से कौन मूल व्यंजन है और कौन मूल व्यंजन नहीं है, संपूर्ण व्यंजन कितने हैं और मूल व्यंजन कितने हैं, ये सब हमने पिछली वीडियो में देखा। हमने स्पर्श व्यंजन को समझा, हमने समझा अंतःस्थ व्यंजन को और हमने ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन को भी अच्छे से समझा। इसके बाद संयुक्त व्यंजन हमने बहुत अच्छे से समझे और संयुक्त व्यंजनों का निर्माण किन व्यंजनों से मिलकर हुआ ये भी बहुत अच्छे से समझा। उसके बाद हमने द्विगुण व्यंजन अर्थात उत्क्षिप्त व्यंजनों को बहुत अच्छे से समझा। बच्चों, अगर ये सारे तथ्य आपको नहीं आते हैं तो आपसे निवेदन है कि CFS कोचिंग इंस्टीट्यूट 2011 चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें हिंदी, कंप्लीट हिंदी के नाम से आपको एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप पिछली वीडियोस को पहले देख लीजिए, उसके बाद ही आगे की वीडियोस शुरू करिए, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। अगर आप न्यू यूज़र हैं, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो आप प्लीज़ पहले की वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद ही आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और बाकी के जो कल वीडियो देख चुके हैं बच्चे, उनके लिए आज की कक्षा ये है, तो वो ये कक्षा देख सकते हैं। तो चलिए, अभी तक हमने वर्णमाला में व्यंजनों का जो सामान्य परिचय है वो हमने पढ़ लिया है। अब हम व्यंजनों को एक अलग आधार से, एक अलग नज़रिए से देखने वाले हैं और उस आधार पर कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। बच्चों, कोई एक आधार नहीं है, अलग अलग आधारों पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। जैसे कि वायु, संवेग या फिर प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, घोषत्व या तारत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण और तीसरा है उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। हालांकि व्यंजनों का जो सामान्य वर्गीकरण था बच्चों, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 5 प्रकार के व्यंजन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ अन्य आधार भी हैं जिन आधारों पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया है। तो इन एक एक करके इन तीनों आधारों को हमें पढ़ना है और इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में बहुधा पूछे जाते हैं बच्चों, तो इसलिए इनको बहुत अच्छे से समझ लेना और याद कर लेना अच्छे से। चलिए, हम एक एक करके इनको समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम पढ़ने वाले हैं वायु संवेग या प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। इसको पढ़ने से
इसको पढ़ना शुरू करूं, मैं इसको समझाना शुरू करूं, उससे पहले आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और जितने भी व्यूअर हैं उनसे निवेदन है कि आप वीडियोस लाइक जरूर किया करें, ताकि उससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, हम लोगों को प्रेरणा मिलती है और बेहतर काम करने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं वायु संवेग या प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। देखिए हमें आगे क्या क्या पढ़ना है आज की कक्षा में। वायु संवेग या प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ना है पहले, फिर घोषत्व या तारत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ना है, और उसके बाद उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ना है। और मैं आपको बता दूं, इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में बहुत अच्छे अंक दिलाते हैं, और वो इसलिए दिलाते हैं कि इनसे संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं। ऐसी हिंदी की कोई परीक्षा नहीं होगी जिनमें इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में ना बने। तो बच्चों इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। चलिए शुरू करते हैं वायु संवेग या प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं वायु संवेग का मतलब क्या है। यहाँ पर वायु संवेग का यहाँ क्या मतलब है, और हम समझ लेते हैं कि प्राणत्व का मतलब क्या है। प्राणत्व का क्या मतलब है, या वायु संवेग का क्या मतलब है। देखिए वायु संवेग का सामान्य सा अर्थ है, वायु माने हवा और संवेग का मतलब है प्रेशर, मुख से निकलने वाली हवा का प्रेशर। बच्चों जब भी कोई हम अक्षर, कोई भी व्यंजन, कोई भी वर्ड हम उच्चारित करते हैं तो हमारे मुख से वायु निकलती है, हमारे मुख से वायु निकलती है। और ये वायु की मात्रा जो होती है बच्चों, वो हर व्यंजन को उच्चारित करते समय अलग अलग होती है। जैसे किसी व्यंजन को उच्चारित करेंगे तो वायु थोड़ी कम निकलेगी, किसी व्यंजन को उच्चारित करेंगे तो वायु थोड़ी ज्यादा निकलेगी। तो इस आधार पर व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। बच्चों ध्यान रखना, चाहे मैं वायु कहूं चाहे मैं प्राण कहूं, बात एक ही है। वायु, प्राण या हवा, इन तीनों का मतलब एक ही है। इनका मतलब सिर्फ प्राण कहे चाहे वायु कहे चाहे हवा कहे, एक ही बात है। तो हमारे जो व्यंजन बांटे गए हैं वो वायु संवेग मतलब मुख से निकलने वाले हवा के प्रेशर के आधार पर बांटे गए हैं। कभी ये प्रेशर ज्यादा होता है कुछ व्यंजनों में, और कुछ व्यंजनों में ये हवा का प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है और कुछ में थोड़ा कम होता है। तो इस आधार पर ये बांटे गए हैं, और इसी चीज को प्राणत्व कहा गया है। प्राणत्व मतलब वायु के आधार पर, प्राणत्व मतलब वायु के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के हैं। तो बच्चों दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। आइए एक एक करके इनको समझते हैं। तो वायु संवेग के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। तो उसको समझिए कि जब किसी व्यंजन को उच्चारित किया जाता है तब मुख से वायु अर्थात प्राण का प्रवाह होता है। यह तथ्य तो मैं बता ही चुका हूं, जब भी किसी व्यंजन को उच्चारित किया जाता है तो मुख से वायु या प्राण का प्रवाह होता है। अतः वायु संवेग यानी मुख से निकलने वाली हवा के प्रेशर के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक अल्प प्राण व्यंजन और नंबर दो महाप्राण व्यंजन। और इतना तो मैं जानता हूं कि आप लोग इतना तो समझते ही हैं कि अल्प माने होता है थोड़ा और प्राण माने होती है वायु। अर्थात ऐसे व्यंजन जिनको उच्चारित करते समय कम मुख से वायु निकलेगी उन्हें कहेंगे अल्प प्राण व्यंजन। और बच्चों महाप्राण का मतलब है ऐसे व्यंजन जिनको उच्चारित करते समय मुख से थोड़ी ज्यादा हवा निकलेगी, हवा का प्रेशर थोड़ा ज्यादा होगा, तो उनको कहेंगे महाप्राण व्यंजन। तो ये प्राणत्व के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के बच्चों? दो प्रकार के। इस तथ्य को याद रखिए। चलिए एक एक करके हम जान लेते हैं कि कौन से व्यंजन अल्प प्राण हैं और कौन से व्यंजन महाप्राण हैं। साथ में यह भी ध्यान रखिए कि पेपर में आपसे यह पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन महाप्राण है। तो इसको अच्छे से याद कर लेना है। पहला दिया है कि अल्प प्राण व्यंजन क्या है, इसको समझिए। अल्प प्राण व्यंजन तो कह रहे हैं कि ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुख से कम हवा निकले, उन व्यंजनों को अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। अर्थात बच्चों यदि किसी व्यंजन को उच्चारित करते समय मुख से कम वायु निकले, कम हवा का प्रेशर हो, मुख से निकलने वाली हवा का प्रेशर कम हो, तो उसको कहेंगे अल्प प्राण व्यंजन। अब कौन कौन से अल्प प्राण व्यंजन होते हैं बच्चों? तो कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन अल्प प्राण होता है। और कह रहा है कि अंतःस्थ व्यंजन माने या रा ला वा ये भी अल्प प्राण होते हैं। और द्विगुण व्यंजन में ड़ जो है वो अल्प प्राण होता है। तो इनको आपको याद करना पड़ेगा।
अब पहला व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का पहला व्यंजन का क्या मतलब है? तो बच्चों समझिए, आपको स्पर्श व्यंजन में मैंने बताया था उनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, और वर्गीय व्यंजन में प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। जैसे का वर्ग में क, ख, ग, घ और अंग, चा वर्ग में च, छ, ज, झ और अन, टा वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अण, ता वर्ग में त, थ, द, ध तथा न, और पा वर्ग में प, फ, ब, भ एवं म। बच्चों आपको ये पांचों वर्ग के व्यंजन लिख दिए। ये पांचों वर्ग के जो व्यंजन हैं इन्हें वर्गीय व्यंजन कहते हैं, और इनके प्रत्येक वर्ग में बच्चों 5-5 व्यंजन होते हैं। जैसे ये वाले जो व्यंजन हैं, ये जो मैं एक बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, ये वर्ग के पहले व्यंजन हैं। ये वाले जो व्यंजन हैं वो वर्ग के दूसरे व्यंजन हैं। ये वाले जो व्यंजन हैं बच्चों वो वर्ग के तीसरे व्यंजन हैं, और ये वर्ग के चौथे नंबर के व्यंजन हैं, तथा ये अंत में जो बचते हैं बच्चों ये वर्ग के 5वें व्यंजन हैं। माने हर वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो हर वर्ग में बच्चों पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां व्यंजन होता है। तो इस आधार पर कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग का पहला अर्थात क, च, ट, त और प, ये जो आप देख रहे हैं ये वर्ग का पहला व्यंजन है। ये सारे वर्ग के पहले व्यंजन है, जिसमें क, च, ट, त और प ये वर्ग के पहले व्यंजन है। प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, ये देखिए ये प्रत्येक वर्ग के तीसरे व्यंजन है, जिसमें ग, ज, ड, द और ब, और ये प्रत्येक वर्ग का 5वां व्यंजन, जिसमें आप अंग, अन, अण, अन और म इन व्यंजनों को जानते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का बच्चों पहला ये वाले व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का तीसरा और प्रत्येक वर्ग का 5वां। प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का तीसरा और प्रत्येक वर्ग का 5वां व्यंजन बच्चों अल्प प्राण होता है, अर्थात इनको उच्चारित करते समय मुख से कम वायु निकलती है। आप समझ रहे हैं? प्रत्येक वर्ग का जो पहला व्यंजन है, तीसरा व्यंजन है और 5वां व्यंजन है बच्चों, वो अल्प प्राण होते हैं और उनको उच्चारित करते समय मुख से कम वायु निकलती है। इस चीज को आप महसूस करना चाहें तो अपने हाथ को अपने मुंह के बहुत नजदीक लेकर आइए और बोलिए क, और फिर बोलिए ख, फिर बोलिए ग, फिर बोलिए घ। तो आप पाएंगे पहले व्यंजन को जब उच्चारित करेंगे तो कम हवा का प्रेशर महसूस होगा, और दूसरे व्यंजन को जब उच्चारित करेंगे तो हवा का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा महसूस होगा आपको। तीसरे व्यंजन को उच्चारित करेंगे तो हवा का प्रेशर पुनः कम महसूस होगा, और फिर चौथे व्यंजन को जब उच्चारित करेंगे तो हवा का प्रेशर पुनः थोड़ा ज़्यादा महसूस होगा, और 5वें व्यंजन को जब आप उच्चारित करेंगे तो हवा का प्रेशर पुनः थोड़ा कम महसूस होगा। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन आपका अल्प प्राण होता है। इस तथ्य को आप याद कर लीजिए। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन बच्चों अल्प प्राण होता है। 1, 3, 5, 1, 3, 5 वर्ग के 1, 3, 5 जो व्यंजन होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। और कह रहा है कि अंतस्थ व्यंजन भी बच्चों अल्प प्राण होते हैं। बिल्कुल, इसको समझना तो बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए अंतस्थ व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिनको उच्चारित करते समय वायु बाहर की बजाय अंदर की ओर स्थान ग्रहण करती है। तो जब वायु अंदर की ओर स्थान ग्रहण कर रही है तो फिर बाहर हवा का प्रेशर वैसे ही कम निकलेगा बच्चों, या ना निकलेगा, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, या तो बहुत थोड़ा निकलेगा। तो जब अंदर की ओर वायु स्थान ग्रहण कर रही है तो उसमें हवा का प्रेशर आप महसूस कर सकते हैं बाहर की ओर बहुत कम होगा। तो इसलिए ये चारों व्यंजन कैसे होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन बच्चों कैसे होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। और ड़ा, द्विगुण व्यंजन में ड़ा जो है वो भी बच्चों अल्प प्राण होता है। ध्यान रखिएगा, द्विगुण व्यंजन के 2 व्यंजन होते हैं, ड़ और अढ़। बच्चों इसमें जो ड़ा है, ड़ा ये अल्प प्राण है, जबकि जो अढ़ा है, अढ़ा ये आपका महाप्राण है। ड़ा अल्प प्राण है और अढ़ा महाप्राण है। तो इसलिए अल्प प्राण में ड़ा को लिख दिया गया है। तो कुल मिला के आप लोग समझ गए होंगे कि ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुख से कम वायु निकले उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। और वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा
और पांचवा व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन बच्चों जो होता है वो अल्प प्राण होता है। साथ ही साथ अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं, माने या, रा, ला, वा, और द्विगुण व्यंजन में ड़, ये अल्प प्राण होते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब समझ लेते हैं कि महाप्राण व्यंजन किसको कहते हैं। महाप्राण व्यंजन तो बता रहे हैं कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलती है, अर्थात मुख से हवा का प्रेशर अधिक होता है, जिसमें जिन व्यंजनों के उच्चारण में, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। अब कह रहे हैं कि प्रत्येक वर्ग का, वर्गीय व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा व्यंजन, देखिए ये जो प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे व्यंजन होते हैं उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूं आपको ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। ये देखिए, प्रत्येक वर्ग का जो पहला व्यंजन होता है वो अल्पप्राण है, तीसरा व्यंजन जो है वो भी अल्पप्राण है, और प्रत्येक वर्ग का पांचवा व्यंजन जो है वो भी अल्पप्राण है। लेकिन ध्यान से देखिए, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और प्रत्येक वर्ग का चौथा, ये व्यंजन और ये व्यंजन कैसे होते हैं? महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा व्यंजन बच्चों महाप्राण होता है। इस चीज को समझ लीजिए, अर्थात प्रत्येक वर्ग के चौथे व्यंजन में और दूसरे व्यंजन में वायु का प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है अल्प प्राण व्यंजनों की अपेक्षा। तो कुल मिला के आप समझ गए होंगे, वर्गीय व्यंजन में दूसरा तथा चौथा व्यंजन महाप्राण होता है, और ऊष्म व्यंजन बच्चों महाप्राण होते हैं। अब इनको भी आप आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि ऊष्म व्यंजन वो व्यंजन है जिनको उच्चारित करते समय हवा का संघर्ष होता है जीभ के साथ, तभी तो इनको संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। हवा का संघर्ष होता है जीभ के साथ, तो बच्चों जब संघर्ष होता है दो चीजों का तो हमेशा बल लगता है, अर्थात वायु अगर संघर्ष कर रही है जीभ के साथ तो वायु बल लगाएगी, प्रेशर लगाएगी, और जब प्रेशर लगाएगी वायु तो प्रेशर से निकलेगी वायु, और प्रेशर से निकलेगी वायु तो वायु का संवेग अधिक होगा ना कि कम। तो इस वजह से ऊष्म व्यंजन सभी कैसे होते हैं बच्चों? वो भी महाप्राण होते हैं। श, स, स, ह, ये चारों व्यंजन बच्चों महाप्राण होते हैं, और तथा द्विगुण व्यंजन का ड़, अढ़, ये आपका महाप्राण होता है। द्विगुण व्यंजन का अढ़ महाप्राण होता है, जबकि ड़ा जो है वो अल्पप्राण होता है। तो आप अच्छे से याद कर लीजिए, प्रत्येक वर्ग का बच्चों अल्पप्राण और महाप्राण व्यंजन जब भी पूछे आपसे, यूं समझिए, प्राणत्व के आधार पर विभाजन जब भी किया जाए तो आप ऐसे याद कर लीजिए, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा व्यंजन ये अल्पप्राण है। य, र, ल, व, ये अल्पप्राण है, और साथ में अड़, ये अल्पप्राण है। महाप्राण की जब बात करें तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा व्यंजन महाप्राण है। इसके अलावा ऊष्म व्यंजन श, स, स, ह, ये महाप्राण है, और द्विगुण व्यंजन का अढ़ महाप्राण है। ये बच्चों आप अच्छे से कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि पेपर में अगर आप भूल जाएं कि अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है या महाप्राण व्यंजन कौन सा है, तो क्या उसकी कोई ट्रिक है सर? बिल्कुल, आपसे पेपर में जब भी प्रश्न पूछेगा तो ये कहेगा निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है, या फिर ये कहेगा निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन महाप्राण है। तो बच्चों सबसे अच्छी उसकी ट्रिक मैं बता देता हूं आपको। ध्यान रखना, जो मैं ये ट्रिक बता रहा हूं, ये वर्ग के पहले व्यंजन चा पर काम नहीं करेगी और सब्जी वाले सा पर काम नहीं करेगी। ध्यान दीजिए, मैं पहले बता दे रहा हूं, जो मैं ट्रिक बता रहा हूं वो इन दो अक्षरों पे काम नहीं करेगी, चा पे और सा पे। तो आप जानते ही हैं कि चा जो है वो स्पर्श व्यंजन का वर्ग का पहला व्यंजन होता है, क्योंकि चा वर्ग में पहला व्यंजन है चा, तो वर्ग का पहला व्यंजन अल्पप्राण होता है। तो इसको ऐसे ही याद कर लीजिए कि ये अल्पप्राण है। कैसा है? चा कैसा है? अल्पप्राण। इसको रट लीजिए, बाकी की ट्रिक मैं बता दूंगा। बाकी दूसरा देखिए सा, ये ऊष्म व्यंजन है, तो ऊष्म व्यंजन सारे के सारे बच्चों महाप्राण होते हैं, तो इसको याद कर लीजिए महाप्राण। मतलब आपको सिर्फ ये दो ही व्यंजन अलग से याद करने हैं, बाकी का काम जो है ट्रिक से हो जाएगा। और ध्यान रखिए, ये ट्रिक जो है वो चा और सा पे काम नहीं करेगी, जो मैं बताने वाला हूं। तो ट्रिक क्या है बच्चों? ट्रिक ये है कि जब भी आपसे पूछे कि बताइए निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है या कौन सा व्यंजन महाप्राण है, तो बच्चों मैं आपको एक सीधा सा एक लॉजिक देता हूं कि आप सभी व्यंजनों की जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उनकी 12 खड़ी बना दीजिए। माने उनको 12 खड़ी का मतलब ये है कि, सॉरी माफी चाहूंगा, उसको रोमन लिपि में लिख दीजिए, उसको रोमन लिपि में लिख दीजिए। उदाहरण के लिए अगर मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए प, फ, ट तथा ना में कौन महाप्राण व्यंजन है, कौन सा महाप्राण व्यंजन है, ऐसे पूछ ले कभी,
तो बच्चों देखिए, इसको याद करने का सिंपल सा तरीका ये है कि आप तुरंत इन चारों ऑप्शन की क्या बना दें, वर्तनी, इनकी जो वर्तनी है वो अंग्रेजी में माने रोमन में तब्दील कर दें, रोमन में लिख दीजिए इसको। जैसे पा को क्या लिखेंगे, पी ए, टा को क्या लिखेंगे, टी ए, फा को क्या लिख दे रहे हैं, पी एच ए, हाँ फा को पी एच ए लिख दे रहे हैं, एफ ए नहीं लिख रहे, पी एच ए लिख रहे हैं, ठीक है। और ना को क्या लिखेंगे, एन ए। तो बच्चों जब आप इनकी अंग्रेजी बना देंगे तो आप पाएंगे कि इन चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें एच आया है, एच, एच पे ध्यान दीजिए, एक ही ऑप्शन है जिसमें एच आया है। तो जिस ऑप्शन में एच आए, माने जिस व्यंजन की अंग्रेजी बनाते समय एच आ जाए, एच, वो समझिए महाप्राण होगा। कैसा होगा, महाप्राण। और जिस व्यंजन की अंग्रेजी बनाते समय अगर एच ना आए, एच ना आए, तो फिर वो अल्प प्राण होगा। आप ट्राई कर लीजिए, केवल ये ट्रिक जो है वो चा और सा पे काम नहीं करेगी बच्चों, क्योंकि चा की अंग्रेजी होती है, चा की अंग्रेजी होती है सी एच, इंडिया में चा को सी एच से लिखते हैं और इसलिए सी एच में एच आता है, जबकि ये है अल्प प्राण। तो इसको अलग से याद कर लीजिए, बाकी हर जगह ये ट्रिक काम करेगी बच्चों। और सब्जी वाले सा में ये महाप्राण होता है, फिर भी इसमें एस ए इसकी अंग्रेजी बनेगी, इसमें एच नहीं आ रहा, फिर भी ये महाप्राण है। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि ये ट्रिक दो अक्षरों पे काम नहीं करेगी, एक चा और एक सा, बाकी सभी अक्षरों पे काम करेगी। आप किसी भी अक्षर को पता कर सकते हैं कि वो अल्प प्राण है या महाप्राण है। देखिए मैं एक दो एग्जांपल आपको बता देता हूं। जैसे मैंने लिखा ठा, तो ठा की अंग्रेजी क्या होती है बच्चों, टी एच ए, मतलब एच आया, इसका मतलब ये महाप्राण है। अब देखिए जैसे मैं पूछूं कि टा, टा कैसा, अल्प प्राण है या महाप्राण है, तो इसकी अंग्रेजी होती है टी ए, तो टी ए में एच नहीं आया अर्थात ये अल्प प्राण है। जबकि टी एच ए जिसकी अंग्रेजी थी, अर्थात ठा की अंग्रेजी टी एच ए थी, तो वो महाप्राण है। अगर मैं कह दूं ता, ता की अंग्रेजी भी टी ए होती है बच्चों इंडिया में, तो ये भी अल्प प्राण है। लेकिन मैं कह दूं था, तो टी एच ए, था, ये भी जो है बच्चों आपकी एच आ गया इसमें और ये महाप्राण है। तो अगर किसी की अंग्रेजी बनाते समय, अगर आपको अंग्रेजी बनाना आती है अक्षरों की, फिर तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ट्रिक काम करेगी दबा के, कि अगर किसी की अंग्रेजी बनाते समय एच आ जाए तो वो महाप्राण है और एच ना आए तो वो अल्प प्राण है। ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक जो है बच्चों वो चा और सा पे काम नहीं करेगी, उन्हें याद करना पड़ेगा। चा अल्प प्राण होता है और सा सब्जी वाला जो है वो महाप्राण होता है, माने उस व्यंजन सारे महाप्राण होते हैं, कोई टेंशन ही नहीं उसमें। तो कुल मिला के ये आपको अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन याद होने चाहिए अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला विभाजन देखते हैं अन्य आधारों पर। बच्चों अगला आधार जो है वो है घोषत्व या तारत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। हालांकि मैं घोषत्व या तारत्व का वर्णन पहले ही, जब मैंने घोषत्व या तारत्व के आधार पर आपको स्वर पढ़ाए थे, तब मैं कर चुका हूं कि ये घोषत्व क्या होता है या ये तारत्व क्या होता है। लेकिन फिर भी आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि घोषत्व या तारत्व क्या है। बच्चों जब कभी भी किसी भी ध्वनि को, किसी भी वर्ण को उच्चारित किया जाता है, तो वायु, हमारे जो वोकल सिस्टम है, जो हमारा वोकल कॉर्ड होती हैं, दो वोकल कॉर्ड होती हैं, वो जब हम बोलते हैं तो बंद हो जाती हैं और उस पर वायु का प्रेशर लगता है और वो टकरा के वायु वापस आती है। तो जब टकरा के वापस आती है वायु, तो कभी कभी उस श्वास में, जो श्वास के माध्यम से वायु जाती है अंदर, तो वो श्वास में कंपन होता है। अगर श्वास में कंपन होता है तो कंपन होने से बच्चों गूंज पैदा होती है, अर्थात घोष पैदा होता है। तो उन ध्वनियों को, जो ध्वनि टकराने के बाद घोष पैदा कर सकती हैं, उनको हम कहते हैं सघोष या घोष। और जो ध्वनियां या जो वर्ण घोष पैदा नहीं कर पाते हैं, माने जिनमें कंपन नहीं होता श्वास का, उनको कहते हैं अघोष ध्वनि या अघोष वर्ण। तो यही चीज मैंने पहले भी समझाई थी, अब आपको फिर समझा रहा हूं, एक बार फिर से समझ लीजिए कि घोषत्व या तारत्व का तात्पर्य स्वर तंत्री में होने वाले कंपन से होता है। माने घोषत्व या तारत्व का सीधा सा मतलब है स्वर तंत्री का कंपन। अर्थात जब किसी व्यंजन को उच्चारित किया जाता है तब ध्वनि में कंपन अर्थात घोष पैदा होता है। जब भी हम किसी व्यंजन को उच्चारित करेंगे तो उस व्यंजन में हो सकता है कि उसमें घोष पैदा हो, उस ध्वनि में गूंज पैदा हो। कुछ व्यंजनों में घोष होता है और कुछ व्यंजनों में घोष नहीं होता है अथवा बहुत कम होता है। समझ लीजिए, सारे व्यंजन ऐसे नहीं है जिसमें कंपन होगा और सारे व्यंजन ऐसे नहीं है कि जिसमें कंपन नहीं होगा।
कुछ व्यंजनों में कंपन होता है स्वर तंत्री में और कुछ व्यंजनों में स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता है। तो अगर स्वर तंत्री में कंपन हो तो उसको कहेंगे सघोष व्यंजन, और स्वर तंत्री में कंपन ना हो तो उसको कहेंगे अघोष व्यंजन। हालांकि आपको एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे आचार्यों ने, बहुत सारे मुनियों ने, ऋषियों ने, महान ज्ञानी लोगों ने इस चीज पर तमाम रिसर्च, तमाम प्रयोग किए हैं। तो आपको ये प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, आपको तो बस याद कर लेना है कि कौन से व्यंजन सघोष हैं और कौन से व्यंजन अघोष हैं। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है कि यदि किसी व्यंजन को उच्चारित करते समय स्वर तंत्री में श्वास के कंपन के कारण घोष पैदा होता है तो उसे सघोष व्यंजन या घोष व्यंजन कहते हैं। अर्थात अगर किसी व्यंजन को उच्चारित करते समय हमारे स्वर तंत्री यानी वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन हो, श्वासों का कंपन हो, तो उसमें घोष पैदा होगा, जिस वजह से उन वर्णों को, उन व्यंजनों को हम सघोष व्यंजन कहेंगे या फिर घोष व्यंजन कहेंगे। यहीं इसके विपरीत यदि किसी व्यंजन को उच्चारित करते समय स्वर तंत्री में श्वास का कंपन ना हो अथवा तथा व्यंजन में घोष ना हो अथवा बहुत कम हो तो उस व्यंजन को अघोष व्यंजन कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि कुछ व्यंजनों को उच्चारित करते समय हमारी स्वर तंत्री में कंपन होता है और कुछ व्यंजनों को उच्चारित करते समय हमारी स्वर तंत्री में कंपन या तो नहीं होता है या तो बहुत कम होता है। तो नहीं होता है या बहुत कम होता है तो इस कंडीशन में उस व्यंजन को हम कहते हैं अघोष व्यंजन। और अगर हमारी स्वर तंत्री में कंपन होता है तो उस स्थिति में हम उन व्यंजनों को कहेंगे सघोष व्यंजन। तो सवाल यह है कि कौन से व्यंजन सघोष हैं और कौन से व्यंजन अघोष हैं। ये तथ्य पेपर में बार बार पूछा जाता है और बच्चे इसी चीज को लेके चिंतित रहते हैं और भूल जाते हैं। भूलना नहीं है, याद करना है। भूलना नहीं है बच्चों, याद करना है। तो सघोष व्यंजन कौन से हैं इसको समझ लीजिए। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन, माने वर्गीय व्यंजनों में 5-5 व्यंजन होते हैं। तो वर्ग का पहला और दूसरा नहीं लिया है, तीसरा, चौथा तथा पांचवा व्यंजन। हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन बच्चों सघोष होता है। और कौन से व्यंजन सघोष होते हैं? अंतस्थ व्यंजन बच्चों सघोष होते हैं, अर्थात या, रा, ला, वा, या, रा, ला तथा वा, ये व्यंजन भी बच्चों सघोष होते हैं। अब इनको याद करना तो बहुत आसान है, 3, 4, 5 तो लाइन से हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन सघोष होता है। अब यारा लाव को याद करना इसलिए आसान है क्योंकि याद करिए, यारा लावा में या तथा वा को अर्धस्वर कहा गया है, अर्धस्वर, और अर्धस्वर माना गया है। तो स्वर सारे कैसे होते हैं ये पहले ही मैं पढ़ा चुका हूं। सारे के सारे स्वर बच्चों सघोष होते हैं। स्वर कैसे होते हैं? सघोष। और इसमें या तथा वा ये अर्धस्वर कहे जाते हैं, तो इनमें भी स्वर के लक्षण हैं, तो ये भी कैसे हो जाएंगे? सघोष। तो ऐसे करके याद कर सकते हैं। एक हिंट मिल गई आपको कि या, रा, ला, वा सघोष होते हैं। अंतस्थ व्यंजन जो है वो सघोष होते हैं। अगला है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का केवल हा, ऊष्म व्यंजन का केवल हा। ध्यान रखिए बच्चों, ऊष्म व्यंजन के 4 व्यंजन होते हैं, श, स, स तथा हा। तो इनमें केवल हा जो है बच्चों वो सघोष होता है, बाकी तीनों सा अघोष होते हैं। इनमें केवल हा जो है बच्चों वो सघोष होता है। और मैं एक बात बता दूं आपको कि सबसे ज्यादा घोष अगर किसी व्यंजन में पैदा होता है तो वो है हा। हा सबसे ज्यादा घोष पैदा करने वाला व्यंजन है। तो इसलिए प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन सघोष होता है। या, रा, ला, वा सघोष होता है। और बच्चों हा भी आपका सघोष होता है। तो इतने व्यंजन आपको केवल याद करने हैं सघोष के नाम पे। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन, या, रा, ला, वा और हा, ये व्यंजन कैसे होते हैं? सघोष। चलिए एक बार मेरे साथ दोहराइए। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन, या, रा, ला, वा और हा, इतने ही व्यंजन आपको याद करने कैसे होते हैं बच्चों? सघोष होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अघोष व्यंजन किसको कहा जाता है और कौन से व्यंजन जो है अघोष है? तो अघोष व्यंजन वो व्यंजन होते हैं बच्चों जिनको उच्चारित करते समय स्वर तंत्री में कंपन श्वासों का नहीं होता, उन्हें अघोष कहा जाता है। तो अघोष व्यंजन है कौन कौन से? तो कह रहे हैं कि प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा व्यंजन अघोष होता है। कैसा होता है? अघोष होता है। माने कि प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा व्यंजन अघोष होता है। और कह रहा है कि हा को छोड़कर सभी ऊष्म व्यंजन, हा को छोड़कर शेष सभी ऊष्म व्यंजन माने श, स, स, यही तीनों बचे केवल ऊष्म व्यंजन अघोष होते हैं। माने श, स तथा स, ये तीनों व्यंजन बच्चों
अघोष होते हैं। हा को छोड़ के तीनों व्यंजन जो है उस व्यंजन के वो अघोष हैं। हा सघोष है, तीनों सा हा सघोष है और तीनों सा जो है बच्चों वो अघोष है। ध्यान दीजिए फिर से, प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा व्यंजन कैसा है? अघोष। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन कैसा है बच्चों? अघोष। और उस व्यंजन में तीनों सा कैसे हैं बच्चों? अघोष। अब आप द्विगुण व्यंजन की अगर बात करें तो बच्चों ड़ तथा अढ़ ये दोनों ही बच्चों सघोष होते हैं। इनकी बात करें तो ये दोनों ही सघोष होते हैं। ये दोनों ही सघोष होते हैं बच्चों, ये दोनों ही सघोष होते हैं। इनको भी याद कर लीजिए, ये दोनों ही सघोष होते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर सारे व्यंजन तो आप बता रहे हो लेकिन संयुक्त व्यंजन क्यों नहीं बता रहे हो? तो संयुक्त व्यंजन इसलिए नहीं बता रहा हूं बच्चों क्योंकि संयुक्त व्यंजन जो है वो दो दो व्यंजनों के योग से बना है। उदाहरण के लिए क्षत्रिय वाले छा की अगर हम बात करें और ये देखें कि ये सघोष है या अघोष है, ये सघोष है या अघोष है, तो बच्चों देखो ये का और शा से मिलकर बना है। ध्यान दीजिएगा, ये किससे मिलकर बना है? का और शा से मिलकर बना है। अब का कैसा होता है? वर्ग का पहला व्यंजन है तो इससे तो अघोष हो गया। और षटकोण वाला सा कैसा है? ये भी अघोष होता है क्योंकि तीनों सा अघोष होते हैं, तो छत्री वाला छा तो हो गया अघोष। लेकिन अगर हम बात करें त्रा की, तो त्रा कैसे बना है बच्चों? वो बना है शुद्ध ता प्लस पूरे रा से। अब ता वर्ग का पहला व्यंजन है तो ये तो हो गया अघोष, लेकिन रा बच्चों होता अंतस्थ व्यंजन जो कि होता है सघोष। तो त्रा के लिए हम ये पूछ ही नहीं सकते कि ये सघोष है या अघोष है, हम पूछ ही नहीं सकते कि ये सघोष है कि अघोष है। तो इसलिए संयुक्त व्यंजन से बहुत कम पूछा जाता है, और अगर पूछा भी जाए तो आप चेक कर लीजिए उसको तोड़ के कि वो किससे मिलकर बना है। अगर उसमें दो समान ध्वनियां हो, सघोष या अघोष, तब तो वो पता कर सकते हो। जैसे इसमें दोनों में समान था अघोष तो ये अघोष हो गया, लेकिन इसमें असमान है, एक सघोष है और एक अघोष है, तो इसका उत्तर ही नहीं दिया जा सकता कि ये त्रा जो है वो सघोष है कि अघोष है। संयुक्त व्यंजनों को कभी नहीं पूछेगा आपसे। आपसे जब भी पूछेगा तो मूल व्यंजन को लेकर ही प्रश्न करेगा कि बताइए कि ये सघोष है या ये अघोष है। तो भैया प्रत्येक वर्ग का फिर से याद कर लीजिए, सघोष और अघोष की अगर हम बात करें तो पहले अघोष को समझ लीजिए। प्रत्येक वर्ग का, अघोष की बात कर ले रहे पहले, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन कैसा होता है? अघोष होता है बच्चों, अघोष। और कह रहे हैं कि तीनों शाह कैसे होते बच्चों? ये भी जो है अघोष होते हैं। तो ये तो हो गए अघोष व्यंजन। और सघोष की अगर बात करें तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा तथा पांचवा व्यंजन ये आपके होते हैं सघोष। इसके साथ ही या, र, ला तथा वा ये कैसे होते हैं? ये भी बच्चों होते हैं सघोष। ऊष्म व्यंजन में हा ये कैसा होता है? सघोष। और अड़ तथा अढ़ ये बच्चों कैसे होते हैं? ये भी दोनों सघोष होते हैं। तो ये है सघोष व्यंजन और ये है अघोष व्यंजन। तो इनको थोड़ा याद कर लीजिए कि सघोष व्यंजन कौन से हैं, अघोष व्यंजन कौन से हैं। आप एक बार भूल जाएंगे, दो बार भूल जाएंगे, तीन बार भूल जाएंगे, लेकिन जब आप बार 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 अभ्यास करते रहेंगे तो एक ऐसी स्थिति आएगी बच्चों जब आप कभी नहीं भूलेंगे कि कौन से व्यंजन सघोष है और कौन से व्यंजन अघोष है। और ध्यान रखना, जो प्रैक्टिस करता रहेगा, जो अध्ययन करता रहेगा, जो रिवीजन करता रहेगा और जो याद कर लेगा, वही पेपर में अच्छा प्रदर्शन भी कर पाएगा। क्योंकि अगर आपने हल्के फुल्के में लिया तो आप एग्जाम हॉल में उस प्रेशर में भूल जाएंगे कि हम क्या याद करके आए थे। इसलिए इसका अभ्यास बहुत जरूरी है। याद करिए और समय समय पर इसका अभ्यास करिए कि कौन से सघोष व्यंजन है, कौन से अघोष व्यंजन है, कौन से अल्प प्राण व्यंजन है, कौन से महाप्राण व्यंजन है। किसी ने कहा है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, अर्थात प्रैक्टिस ही वो चीज है जो व्यक्ति को महान बनाती है और परफेक्ट बनाती है, उसमें परफेक्शन लेके आती है। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। ऐसा ना करें कि आप एक बार वीडियो देखें और एक बार पढ़ लें, समझ लें और उसके बाद हाँ मुझे समझ में आ गया और उसके बाद प्रैक्टिस ही ना करें। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और एक बात याद रखिए कि मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूं इन सब वीडियोस के पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, और मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे और वहाँ पर हिंदी के समस्त पीडीएफ जो मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ वो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला विभाजन देखते हैं। अगला विभाजन है बच्चों उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण के आधार पर मतलब उच्चारण स्थान, माफी चाहूंगा यहाँ पे हंसपाद लगा के मैं लिख दे रहा हूं। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का
वर्गीकरण। उच्चारण स्थान आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भी हम बोलते हैं तो हमारे मुख के अलग अलग अंग बोलने में सहायता प्रदान करते हैं। तो जिस अंग की सहायता से जो ध्वनि उच्चारित की जाती है उस अंग को, उस ध्वनि का हम उच्चारण स्थान मानते हैं। जैसे आप मान के चलिए, अगर मैं कहूं ता, था, दा, धा तथा ना, इन अक्षरों को उच्चारित करिए, तो आप उच्चारित करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी जीभ जो है वो दांतों पर स्पर्श कर रही है। ता, था, दा, धा, ना। और मैं आपसे कहूं कि बिना दांतों के स्पर्श करे, आप स्पर्श ही ना करो दांतों में जीभ को, ये बोल के दिखाओ, तो आप बोल ही नहीं पाओगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ता, था, दा, धा, ना ये दांतों की मदद से उच्चारित हो पा रहे हैं, तो इन सब का उच्चारण स्थान हो गया दंत। ऐसे ही अगर मैं बात करूं प, फ, ब, भ तथा म, इनको उच्चारित करते हैं तो हमारे दोनों ओष्ठ जो हैं वो आपस में स्पर्श करते हैं, तभी इनकी ध्वनियां, ये ध्वनियां उच्चारित होती हैं। अर्थात अगर इनको उच्चारित करना है नीचे वाली ध्वनियों को प, फ, ब, भ, म, तो हमें होठों को स्पर्श करना ही पड़ेगा, ओठों को मिलाना ही पड़ेगा। तो कह सकते हैं कि ये ध्वनियां ओठों की सहायता से उच्चारित होती हैं, अर्थात इन ध्वनियों का उच्चारण स्थान ओठ है। ठीक है, तो इसी तरीके से अलग अलग ध्वनियों के, अलग अलग व्यंजनों के, अलग अलग स्वरों के अलग अलग उच्चारण स्थान होते हैं। बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको उच्चारण स्थान के बारे में बताया था कि कंठ एक उच्चारण स्थान है, उसके बाद स्वर तंत्री एक उच्चारण स्थान है, उसके बाद तालु, तलवा, मुंह के अंदर का ऊपरी जो सिरा होता है, जीभ के ऊपर जो रहता है उसको तालु कहते हैं, तालु एक उच्चारण स्थान है। तालु के आगे बढ़ते हैं तो मसूड़े के ऊपर और तालु के एंड में जो उठा हुआ हिस्सा होता है उसको मूर्धा कहते हैं, तो मूर्धा एक उच्चारण स्थान है। मूर्धा के बाद बच्चों मसूड़ा आता है, मसूड़ा, तो मसूड़ा जो होता है वो भी एक उच्चारण स्थान है कुछ ध्वनियों का। उसके बाद दंत आते हैं, दांत, दांत भी बच्चों एक उच्चारण स्थान है। और उसके बाद बाहर की ओर ओठ आते हैं, तो ओठ भी एक उच्चारण स्थान है। तो हमारे मुख में इतने उच्चारण स्थान है। अगर आपने ये नहीं जानते तो मेरी पिछली वीडियो आप जाके देख लीजिए, वहाँ पर मैंने सारे उच्चारण स्थानों के बारे में आपको उस वीडियो में जिक्र किया था। तो कुल मिला के हमारे मुख से जो ध्वनि उच्चारित की जाती है वो किसी न किसी अंग के द्वारा उच्चारित की जाती है, तो उसी अंग को हम, उस व्यंजन का या उस जो भी वर्ण हो वो जिस अंग की सहायता से उच्चारित हो रहा है उस वर्ण का उच्चारण स्थान वो ही अंग कहलाएगा जिसकी सहायता से वो उच्चारित किया जा रहा है। तो आइए इसको भी समझ लेते हैं, व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। कह रहा है कि जब किसी व्यंजन को उच्चारित किया जाता है तब मुख का कोई भाग अधिक सक्रिय होता है। जब भी किसी व्यंजन को उच्चारित किया जाता है तो हमारे मुख का कोई ना कोई भाग जो है वो बहुत ज़्यादा सक्रियता निभाता है, उसकी भूमिका बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो उसी सक्रिय भाग को, माने उसी अंग को जिसकी भूमिका बहुत ज़्यादा मायने रखती है, उस अंग को उस व्यंजन का उच्चारण स्थान माना जाता है। जैसे ता बोलने के लिए दंत का होना आवश्यक है, तो हम कह सकते हैं ता का उच्चारण स्थान दंत है। समझ रहे हैं? तो कुल मिला के जिस अंग की सहायता से जो व्यंजन उच्चारित किया जाता है उस व्यंजन का उच्चारण स्थान वही अंग माना जाता है। अतः किसी भी व्यंजन को उच्चारित करते समय मुख के जिस भाग का अधिक प्रयोग होता है उस भाग को उस व्यंजन का उच्चारण स्थान कहते हैं। अब तो समझ में आ ही गया होगा आपको। हमें प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण स्थान पता होना चाहिए, और वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि हम सब का उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है एक सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी का रास्ता उत्तर प्रदेश में होकर जाता है हिंदी से। तो हिंदी अगर आपकी स्ट्रांग होगी, आपको ये तथ्य सारे पता होंगे, तभी आप अच्छे से हिंदी में अपना प्रदर्शन कर पाएंगे। तो इसलिए हमें प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण स्थान पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से उच्चारण स्थान है व्यंजनों के, हम ये समझ लेते हैं। देखिए, एक तरफ मैंने उच्चारण स्थान माने वो अंग लिखे हैं जिनकी सहायता से कोई ध्वनि उच्चारित अर्थात कोई व्यंजन उच्चारित होता है, और आगे वो व्यंजन लिखे हैं कि जो जिस अंग से उच्चारित हो रहा है। तो एक एक करके हम इसको समझ लेते हैं बहुत अच्छे से। जैसे कंठ, कंठ से उच्चारित होते हैं का वर्ग के पांचों व्यंजन, माने क, ख, ग, घ, अंग। ये बच्चों जो है पांचों व्यंजन जो है वो कंठ से उच्चारित होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन पांचों व्यंजन का, का वर्ग के पांचों व्यंजन का उच्चारण स्थान कंठ है। इसी तरीके से चा वर्ग के पांचों अक्षर बच्चों तालु से उच्चारित होते हैं। तो च, छ, ज, झ, अन्न, ये आपके
तालु की सहायता से जीभ तालु पे स्पर्श करती है तभी इनका उच्चारण हो पाता है। तो हम कह सकते हैं कि चा, छा, जा, झा, अन का उच्चारण स्थान तालु है। इसके बाद टा वर्ग के बच्चों जितने अक्षर हैं वो मूर्धा से उच्चारित होते हैं, माने मसूड़े के ऊपर और तालु के आगे जो उठा हुआ अंग है, जो उठा हुआ भाग है, उसको मूर्धा कहते हैं। तो टा वर्ग के सारे अक्षर जो हैं बच्चों वो मूर्धा से उच्चारित होते हैं। तो ट, ठ, ड, ढ, अण, ये बच्चों अक्षर जो हैं वो मूर्धा से उच्चारित होते हैं। हमारी जीभ मूर्धा पे स्पर्श करती है तो हम कह सकते हैं इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। इसी तरीके से ता वर्ग के जितने भी अक्षर हैं, ता, था, दा, धा, ना, बच्चों ये दंत से उच्चारित होते हैं। तो इन पांचों ता वर्ग के पांचों अक्षरों का उच्चारण स्थान बच्चों दंत माना गया है। और पा वर्ग के जो बच्चों अक्षर हैं प, फ, ब, भ, म, ये ओष्ठ से उच्चारित होते हैं, ओठों की सहायता से उच्चारित होते हैं। तो ये पांचों अक्षर ओष्ठ से उच्चारित किए जाते हैं तो इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ माना जाएगा। अब आप समझ लीजिए, अभी हमने स्पर्श व्यंजन को देखा। स्पर्श व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या था? स्पर्श व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या था हमने ये समझा। स्पर्श व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या था हमने ये समझा। तो इसको समझना बहुत आसान है। सबसे पहले आता है का वर्ग। तो का वर्ग कंठ से, अंदर से बाहर की ओर चलिए, का वर्ग कंठ से, फिर चा वर्ग तालु से, चा वर्ग तालु से, फिर टा वर्ग मूर्धा से, उसके आगे चलिए तालु का आगे तो मूर्धा पड़ेगी, तो टा वर्ग मूर्धा से, टा वर्ग किससे? मूर्धा से। फिर आएगा ता वर्ग, तो ता वर्ग बच्चों किससे? दंत से, क्योंकि मूर्धा के आगे दंत मिलेंगे तो दंत से। और उसके बाद आएगा पा वर्ग, तो वो और आगे जाएंगे तो ओष्ठ मिलेंगे, तो ओष्ठ से उच्चारित होता है पा वर्ग। का वर्ग कंठ से, चा वर्ग तालु से, टा वर्ग मूर्धा से, ता वर्ग दंत से और पा वर्ग ओष्ठ से। ऐसे करके आप उच्चारण स्थान याद कर लीजिए। अब बात करते हैं अंतस्थ व्यंजनों की कि अंतस्थ व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्या है। तो बच्चों या का उच्चारण स्थान है तालु। आपसे पूछे कि बताइए कि या का उच्चारण स्थान क्या है, तो या का उच्चारण स्थान है बच्चों तालु। अगर आपसे पूछे रा और ला, इनका उच्चारण स्थान क्या है, तो बच्चों ये उच्चारित होते हैं मसूड़े से। हमारी जीभ जब मसूड़े पे, माने दांत के ऊपर और मूर्धा के नीचे जो वो हिस्सा है जिसमें दांत फंसे हुए हैं उसको मसूड़ा कहते हैं। तो मसूड़े पे जब जीभ टच करते हैं तो हम रा और ला बोलते हैं, मसूड़े पे जीभ टच करते हैं। हालांकि कुछ विद्वानों ने रा और ला का उच्चारण स्थान भी मूर्धा माना है, लेकिन वो सही नहीं है बच्चों। एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो रा और ला का जो उच्चारण स्थान है बच्चों वो मसूड़ा है। क्या है? मसूड़ा। और मसूड़ा को हम दंतमूल, मूल्य नहीं मूल, दंतमूल, माफी चाहूंगा, दंतमूल, दंतमूल भी कहते हैं। दंतमूल, मूल माने जड़ और दंत माने दांत, तो दांतों की जो जड़ होती है उसको हम दंतमूल कहते हैं, इसी को मसूड़ा कहते हैं। तो आपसे पूछे कि दंतमूल से उच्चारित होने वाले व्यंजन कौन से हैं, तो बता दीजिए रा है, ला है। आपसे पूछे मसूड़े से उच्चारित होने वाले व्यंजन कौन से हैं, तब भी बता दीजिए रा है और ला है। और कभी कभी इसी मसूड़े से उच्चारित होने वाले व्यंजन को वर्तस्य व्यंजन भी कहते हैं बच्चों, वर्तस्य व्यंजन। तो वर्तस्य व्यंजन अगर पूछ ले तो वो भी आपके राला, माने कि मसूड़ा कहे, वर्तस्य कहे, दंतमूल कहे, एक ही बात है। तो अगर इनसे पूछे तो आप बता दीजिए रा और ला। हालांकि बच्चों सब्जी वाला सा जो होता है वो भी वर्तस्य व्यंजन अर्थात दंतमूल से उच्चारित होता है, मसूड़े से उच्चारित होता है। तो एक छोटा सा एक शब्द है कि मसूड़े से उच्चारित होने वाले, मसूड़ा से उच्चारित होने वाले जो व्यंजन है वो बताइए। तो इसको लिख लीजिए सरल। ये तो बहुत सरल है साहब, मसूड़े से उच्चारित होने वाले व्यंजन तो बहुत सरल है, माने कि 3 व्यंजन है, सा, रा और ला। कभी कभी इनको वर्तस्य व्यंजन भी बोल देता है, वर्तस्य व्यंजन। वर्तस्य व्यंजन कौन से? तो सरल है। कैसे हैं? सरल है। सरल है मतलब सब्जी वाला सा, रा और ला, ये वर्तस्य व्यंजन है, मसूड़े से उच्चारित होने वाले व्यंजन है। बच्चों सारे व्यंजनों में एकमात्र व्यंजन हुआ, ये दंतोष्ठ है। कैसा बच्चों? दंतोष्ठ है, माने दंत और ओष्ठ की मदद से बोला जाता है उआ। आप महसूस करिए जब आप उआ बोल रहे हैं, उआ, तो उआ बोलते समय हमारी जीभ दांतों पे टच होती है और हमारे ओष्ठ आपस में संपर्क करते हैं। तो इस वजह से हम उआ को कहते हैं दंतोष्ठ व्यंजन। दंतोष्ठ व्यंजन का मतलब है ऐसा व्यंजन जो दांत और ओठ की सहायता से उच्चारित किया जाता है। तो एकमात्र व्यंजन ऐसा है सभी व्यंजनों में जो दंतोष्ठ है, वो है उआ। दंतोष्ठ व्यंजन कौन सा है? तो सीधा याद कर लीजिए उआ। दंतोष्ठ व्यंजन कौन सा है? उआ। कह सकते हैं कि उआ का उच्चारण स्थान दंत और ओठ है।
अगला तीनों शाह देखिए, शलजम वाला सा जो है बच्चों ये तालु से उच्चारित होता है, षटकोण वाला सा जो बच्चों वो मूर्धा से उच्चारित होता है, और सब्जी वाला सा जो बच्चों वो मसूड़े से यानी दंतमूल से, मूल्य लिख दिया यहाँ पे, मूल होना चाहिए था, ये पता नहीं कैसे गलत हुआ है, मुझे नहीं पता। दंतमूल, दंतमूल मतलब दांतों की जड़, दंतमूल से उच्चारित होता है। तो शलजम वाला सा जो बच्चों वो तालु से, षटकोण वाला सा जो है मूर्धा से, और दंतमूल से उच्चारित होता है सब्जी वाला सा। आप समझ लीजिए, सबसे पहले तलवा पड़ता है तालु, तो तालु से है शलजम वाला सा, फिर मसूड़ा सॉरी मूर्धा, मूर्धा से उच्चारित होता है षटकोण वाला सा, और मसूड़ा, मसूड़े से उच्चारित होता है सब्जी वाला सा। कई बच्चे ये नहीं समझ पाते कि हम तीनों सा को पढ़ें कैसे। तो बच्चों जब शाह पढ़ोगे, शाह, शलजम वाला शाह पढ़ोगे, शाह पढ़ोगे, तो आप शाह बोलते समय आपकी जीभ तलवे पे टच होगी। जब सा पढ़ोगे स, तो आसा बोलते समय, षटकोण वाला सा बोलते समय मूर्धा पे जीभ टच करिए, और सब्जी वाला सा जब बोलें तो अपनी जीभ को मसूड़े पे टच करिए, सा। तो तीनों शाह में अलग अलग ध्वनि उच्चारित होगी, माने हल्के, भारीपन और सीटी का वजना जो है उसमें अंतर आएगा। तो इस तरीके से तीनों ध्वनियां अलग अलग हो जाएंगी अगर आप सही जगह जीभ को स्पर्श करवाएंगे तो। शलजम वाला सा तालु से उच्चारित होता है, षटकोण वाला सा मूर्धा से उच्चारित होता है, और सब्जी वाला सा मसूड़े से उच्चारित होता है बच्चों। तो तीनों सा क्रम से उच्चारित है, पहले तालु, फिर मूर्धा, फिर आपका मसूड़ा। तो ऐसे करके याद कर लीजिए, शलजम वाला सा तालु से उच्चारित होता है, षटकोण वाला सा मूर्धा से उच्चारित होता है, और सब्जी वाला सा दंतमूल या फिर मसूड़े से उच्चारित होता है। तो इसको हम वर्तस्य व्यंजन भी कह सकते हैं बच्चों। हा जो है, हा वो एक काकल्य ध्वनि है, यानी स्वर तंत्री से उच्चारित होने वाली ध्वनि है। तो हा का उच्चारण स्थान बच्चों स्वर तंत्री, स्वर यंत्र माना गया है कि स्वर यंत्री से ही उच्चारित होता है, स्वर तंत्री से ही उच्चारित होता है। तो हा का उच्चारण स्थान बच्चों स्वर तंत्री है। तो ऐसे करके हमने हर व्यंजन का उच्चारण स्थान देख लिया। अब आपको याद करना है कि इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं, ये समझ लीजिए आप। कई बार इसको देखिए, लिखिए, पढ़िए, और सारे के सारे व्यंजनों के उच्चारण स्थान अच्छे से याद करिए। अब कुछ प्रश्न हैं जो हमें, कुछ तथ्य हैं जो हमें पता होने चाहिए वर्णमाला से संबंधित, जो बहुधा पूछ लिया जाता है प्रश्न के तौर पे। ये मैंने कहीं किसी से देखा, किसी को पढ़ाते समय मुझे अच्छे लगे तो मैंने ये नोट कर लिए, ठीक है। तो पहला तो ये कि आ को शहीद वर्ण भी कहा जाता है बच्चों, आ को शहीद वर्ण भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। छोटा आ जो बच्चों शहीद वर्ण के नाम से जाना जाता है, वो इसलिए जाना जाता है शहीद वर्ण के नाम से क्योंकि किसी भी व्यंजन को उच्चारित करने के लिए, उच्चारित मात्र करने के लिए हमें उसमें छोटा आ मिलाना ही पड़ता है, शहीद करना ही पड़ता है। तो इसलिए आ को शहीद वर्ण भी कहा जाता है। हा को काकल्य व्यंजन भी कहा जाता है। लूसेंट की व्यंजन किताब में भी दिया गया है, अन्य अन्य पुस्तकों में भी दिया गया है। पृथ्वीनाथ पांडे जी की जो नालंदा पब्लिकेशन की जो पुस्तक है हिंदी की, उसमें भी हा को काकल्य व्यंजन कह के संबोधित किया गया है। आपके जो व्याकरण के वेत्ता माने कामता प्रसाद गुरु जी की जो पुस्तक है उनका लिखा हुआ व्याकरण, उसमें भी हा को काकल्य व्यंजन कहकर संबोधित किया गया है। तो हा को काकल्य व्यंजन भी कहते हैं। काकमूला से उच्चारित होता है इसलिए इसको काकल्य व्यंजन भी कहते हैं। कंठ से, स्वर तंत्री से उच्चारित होकर चलता है इसलिए काकल्य व्यंजन कहते हैं। अगला वर्तस्य व्यंजन या दंतमूल व्यंजन हिंदी वर्णमाला में 3 है, रा, ला और सा। मैं तो कहता हूं इसको सरल पढ़ो, सरल। तो 3 है, सरल है। अगला पॉइंट है बच्चों स्पर्श संघर्षी। अब देखिए मैंने उस दिन जिक्र किया था कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं 4, च, छ, ज तथा जा। ये भी संघर्षी व्यंजन है लेकिन ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, तो इनको स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन 4 होते हैं, चा वर्ग के च, छ, ज और झा। तो इनको स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जबकि ध्यान रखिएगा ऊष्म संघर्षी व्यंजन जो होते हैं बच्चों, ऊष्म संघर्षी, वो श, स तथा ह को माना जाता है। ये 4 व्यंजन जो है ऊष्म संघर्षी माने जाते हैं, खास करके श, स, इनको तो पूछता है। अगला है अनुनासिक व्यंजनों को। अनुनासिक व्यंजनों को माने प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर, प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है उनको अशुभ व्यंजन भी कहा जाता है। बच्चों सारे व्यंजनों को तो अशुभ व्यंजन नहीं कहा जाता है, लेकिन आप ध्यान रखिए अंग, अंग और आपका अन और आपका अण, ये 3 व्यंजनों को अशुभ व्यंजन की संज्ञा दी गई है। इसका कारण ये है बच्चों कि ये बोलने में थोड़े कठिन होते हैं, उच्चारण में थोड़े कठिन होते हैं, और अगर इन्हें कभी किसी शब्द का प्रथम अक्षर बना दिया जाए, किसी शब्द का आरंभ इनसे कर दिया जाए, तो उस शब्द को पढ़ने में बड़ी कठिनाई होगी। तो इस वजह से कोई भी हिंदी का शब्द अंग,
अन और अणा से शुरू नहीं होता है। आप देखिए, अंग खाली, अन खाली, अणा खाली, तो खाली का मतलब है कि इनसे कोई अक्षर, कोई शब्द बना नहीं है। तो कोई भी शब्द इनसे नहीं बनाया गया है, तो ऐसा सोच लिया है लोगों ने कि शायद ये अशुभ होंगे। इस वजह से अशुभ का मतलब है बोलने में कठिन है, उच्चारण में कठिन है। तो अशुभ व्यंजन जब भी पूछे तो अंग, अन और अणा, तो प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा अक्षर माने अनुनासिक व्यंजनों को अशुभ व्यंजन कहकर भी संबोधित किया जाता है। हालांकि नाक के प्रयोग होने, नासिका के प्रयोग होने के कारण भी उसे अशुभ व्यंजन माना जाता है। अगला 6वां पॉइंट देखिए, आगत स्वर। औ, आगत स्वर, आगत मतलब आया हुआ, जो हमारी वर्णमाला का नहीं है, लेकिन हमारी वर्णमाला में मानक हिंदी में जिसको शामिल किया गया है। तो मानक हिंदी में औ एकमात्र स्वर है बच्चों, एकमात्र स्वर है अंग्रेजी वर्ण जिसको हिंदी की वर्णमाला में शामिल किया गया, मानक वर्णमाला में औ। तो इसको हम आगत स्वर कहते हैं। आगत मतलब आया हुआ। तो कोई पूछे कि आगत स्वर कौन सा, तो औ। ये आप जब लिखते हैं डॉक्टर, डॉक्टर, तो डॉक्टर को सही लिखने के लिए, सही उच्चारित करने के लिए औ स्वर का होना अति अनिवार्य है। डॉक्टर, कॉलम है, कॉलम बोलेंगे, डॉक्टर बोलेंगे, चॉकलेट बोलेंगे, इन सब में औ स्वर लगा है, तो इसलिए औ को लिया गया है अंग्रेजी वर्णमाला से और इसको हम आगत स्वर कहते हैं। अगला पॉइंट है बच्चों, तुर्की वर्ण अथवा नवीन विकसित ध्वनियां अड़ और अढ़ा हैं। इसके बारे में हमने अच्छे से चर्चा करी थी कि अड़ और अढ़ा ये हमारी वर्णमाला में पहले नहीं थे, ये नए नए बने हैं, नवीन विकसित हुए हैं, इसलिए इन्हें नवीन विकसित वर्ण भी कहते हैं और इन्हें तुर्की वर्ण भी कहकर संबोधित करते हैं। इसको भी याद कर लीजिए कि तुर्की वर्ण कौन से हैं, तो अड़ा और अढ़ा। अगला ये देखिए, मैंने कुछ अक्षर लिखे हैं, ये का, ख, ग, जा और फा नहीं लिखा है बच्चों, फा नहीं लिखा है। इनके नीचे देखिए नुक्ता लगा है। क्या लगा है? नुक्ता। तो नुक्ता लगे हुए ये वर्ण अरबी फारसी वर्ण हैं जो हिंदी वर्णमाला में शामिल किए गए हैं। माने हिंदी की जो मानक वर्णमाला है उस वर्णमाला में अरबी वर्णों के क, के, ख, ग, ज, फ, माने क, ख, ग, ज, फ, इनको भी शामिल किया गया। नुक्ता लगे हुए जो वर्ड हैं बच्चों, ये अरबी फारसी वर्ड हैं और इनको हिंदी वर्णमाला में शामिल किया गया। वो इसलिए शामिल किया गया बच्चों क्योंकि हमारे देश में एक लंबे समय तक मुस्लिम शासकों ने शासन किया और उनके शासन की वजह से उनकी भाषा के जो शब्द थे, अरबी फारसी भाषाओं के जो शब्द थे, वो हमारी हिंदी भाषा में घुल मिल गए। अब हमारी आम बोलचाल की भाषा में वो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, तो उन शब्दों का सही से उच्चारण तभी होगा जब ये नुक्ता लगे हुए वर्ण उसमें शामिल किए जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैंने कह दिया कि जैसे एक शब्द ले लेता हूं, मजलूम, इसका उच्चारण होगा मजलूम, मजलूम। अगर मैं इसको लिख दूं मजलूम, मजलूम, तो मजलूम कहना ठीक नहीं है, सही उच्चारण होगा मजलूम। तो मजलूम तब पढ़ेंगे क्योंकि जा और जा में अंतर होता है। ये जा है, ये जा है, तो जा और जा में अंतर है, तो वो अंतर कैसे पता चलेगा? इस नुक्ता से। नुक्ता लगा है तो उसे अरबी फारसी तरीके से पढ़ा जाएगा और नुक्ता नहीं लगा है तो उसे हिंदी की वर्तनी के अकॉर्डिंग पढ़ा जाएगा। तो बच्चों अरबी फारसी शब्दों को पढ़ने के लिए अरबी फारसी जो ये वर्ड है नुक्ता वाले, इनको हिंदी वर्णमाला में शामिल किया गया। इनकी संख्या बच्चों 5 है, क, ख, ग, ज, फ, क, ख, ग, ज, फ। ये 5 वर्ड जो हैं नुक्ता लगे हुए अरबी फारसी वर्ड हैं और इन्हें हिंदी की मानक वर्णमाला में शामिल किया गया, तो इनको आगत व्यंजन भी कहते हैं, इनको आगत व्यंजन कहते हैं। अगला तथ्य बच्चों, किसी अर्ध व्यंजन के बाद उसी व्यंजन का प्रयोग हो, यह तथ्य बहुत जरूरी है बच्चों। किसी अर्ध व्यंजन के बाद उसी व्यंजन का प्रयोग हो, अर्थात ऐसा संयुक्त व्यंजन जिसमें दोनों व्यंजन समान हो, उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। बच्चों क्या कहना चाह रहा है कि अगर कोई आधा व्यंजन है, जैसे मैंने मान लो बोल दिया, जैसे लिख दिया पप्पू, क्या बोल दिया? पप्पू। पप्पू लिखेंगे तो पहले हमने आधा पा बनाया और आधे पा के बाद फिर से पूरा पा बनाया, माने लगातार दो व्यंजन, पहला आधा हो और दूसरा पूरा हो, लगातार दो व्यंजन आपस में संयुक्त हो जाएं, समान व्यंजन संयुक्त हो जाएं, तो उनको कहते हैं द्वित व्यंजन। क्या कहते हैं? द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन, द्वित व्यंजन का मतलब है ऐसा व्यंजन जिसमें दो समान व्यंजन आपस में संयुक्त हो जाएं। जैसे हम लिखें कक्का,
तो कक्का में का और का समान आपस में जुड़ जाना। जैसे हम लिखें पप्पू, तो पप्पू में पा और पा का आपस में जुड़ जाना। जैसे हम लिखें चच्चा, तो चच्चा में चा और चा का आपस में जुड़ जाना। जैसे हम लिखें दिल्ली, तो दिल्ली में ला और ला का आपस में जुड़ जाना। समान व्यंजन आपस में जुड़ जाएं तो उसको बच्चों द्वित व्यंजन कहते हैं। आपसे कहे कि कोई चच्चा में द्वित व्यंजन कौन सा है, तो चा और चा ये द्वित है, दिल्ली में ला और ला। लेकिन अगर मैं लिख दूं जैसे मैं लिख दूं पक्का, नहीं पक्के में तो हो जाएगा। जैसे मैं लिख दूं मम्मी, नहीं मम्मी में तो हो जाएगा, मामा मिल जाएगा। जैसे हम लिख दिया सप्पू, उसमें सप्पू में भी पापा हो जाएगा। याद नहीं आ रहा, देखिए याददाश्त का खेल है ये कि एक ऐसा शब्द ले लें जिसमें द्वित व्यंजन ना हो। तो मच्छर लिख लेते हैं, चलो मच्छर। तो मच्छर में देखिए पहले आधा चा जुड़ा है फिर छा जुड़ा है, तो ये असमान है, तो ये द्वित व्यंजन नहीं है। ये संयुक्त व्यंजन तो है, ये संयुक्त तो हुआ है व्यंजन, लेकिन ये व्यंजन द्वित नहीं है क्योंकि ये समान नहीं है। लेकिन अगर मैं लिख दूं मम्मी, तो मम्मी में देखिए माँ और माँ समान व्यंजन आपस में संयुक्त है, तो समान व्यंजन अगर संयुक्त हो तो उसको कहते हैं द्वित व्यंजन। तो कुल मिला के आप लोग समझ गए होंगे कि द्वित व्यंजन का मतलब है दो समान व्यंजनों का आपस में जुड़ जाना। और ऐसा तभी होता है जब कोई आधा अक्षर पहले आधा आए और फिर उसके बाद वही अक्षर पूरा आए, तो ये आपस में जुड़ेंगे तो द्वित व्यंजन का निर्माण करेंगे। तो किसी अर्ध व्यंजन के बाद उसी व्यंजन का प्रयोग हो, अर्थात ऐसा संयुक्त व्यंजन जिसमें दोनों व्यंजन समान हो, तो उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। चच्चा में द्वित व्यंजन है, दिल्ली में भी द्वित व्यंजन है। अगला दंतमूल, फिर मूल्य। यहाँ पे ही हमें लग रहा है कि ऑटोमेटिक तरीके से जो ऑटो ट्रांसलेट वाला सेटअप होता है उसमें मूल को मूल्य कर दिया। दंतमूल, दंतमूल वर्तस्य या मसूड़े से उच्चारित होने वाले व्यंजन पूछे तो रा ला सा। मैंने आपको ट्रिक दे दी, सरल। मसूड़े से उच्चारित होने वाले व्यंजन बहुत सरल है, तो सारा ला याद कर लीजिए। तीनों व्यंजन जो है ये दंतमूल व्यंजन है या मसूड़े से उच्चारित होने वाले व्यंजन है, और इन्हीं को वर्तस्य व्यंजन भी कहते हैं। तालु से उच्चारित होने वाले खास तौर पे याद रखिए या और शाह। या और शाह जो है ये तालु से उच्चारित, हालांकि तालु से आपके चा वर्ग के उच्चारण भी होते हैं, अक्षर चा वर्ग के अक्षर भी उच्चारित होते हैं, लेकिन या और शा को खासतौर पे ध्यान रखिए, को ये बहुत पूछा जाता है। दंतौष्ठ व्यंजन, दंतौष्ठ व्यंजन जो है वो आपका वाह है इकलौता, और मूर्धा से उच्चारित होता है षटकोण वाला सा, और स्वर तंत्री से उच्चारित होता है बच्चों हा। तो ये कुछ तथ्य थे, इन तथ्यों के साथ ही मैं वर्णमाला को यहीं विराम दूंगा। और वर्णमाला के जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं वो इन्हीं चीज़ों से बनेंगे जो मैंने पढ़ाई हैं। तो अगर इन चारों वीडियो को आप बहुत अच्छे तरीके से देख लें, समझ लें, पढ़ लें, नोट कर लें और एक बार रिवीजन कर लें, तो मैं वादा करता हूं फिर आपकी परीक्षा का एक भी प्रश्न आपकी वर्णमाला से छूटेगा नहीं। हिंदी की वर्णमाला से अगर कोई भी प्रश्न आएगा तो आपका छूटेगा नहीं, अगर आपने ये चारों वीडियो देखे होंगे अच्छे से। तो अब इन चारों वीडियोस के आधार पर मैं कल एक प्रश्नावली लेकर आऊंगा वर्णमाला की, जिससे आप ये चेक कर पाएंगे कि आप कितना सीखे। तो मैं तमाम वो प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं उनकी प्रश्नावली लेकर आऊंगा कल, माने वर्णमाला से संबंधित प्रश्नावली मैं कल लेकर आऊंगा, तो उसको जरूर देखिएगा अगर ये 4 वीडियो आपने देखे हैं तो। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए, नमस्कार।